कल की क्लास में हम लोग सिराजुद्दौला का देख रहे थे और जिसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण वीडियो बीच में रुक गया था। तो आज सिराजुद्दौला को हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसको समझने की कोशिश अच्छे से करते हैं बेसिक के साथ। सिराजुद्दौला एक योग्य शासक है और बंगाल का नवाब, बहुत बड़ा देशभक्त भी कहा जाता है इसको। इसकी तुलना भगत सिंह से की जाती है, यानी तत्कालीन भगत सिंह, उस समय का भगत सिंह। सिराजुद्दौला के काल में बंगाल ब्रिटिश वार शुरू हुआ। युद्ध होने का कारण क्या था? 1717 में जो फर्रुख सिंह जो मुगल बादशाह थे, उन्होंने पूरे भारत में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी। और रंगीला के काल में हमने देखा कि रंगीला के काल को हम लोग राज्यों का, नव राज्यों का उदय का काल कहते हैं, तो उसमें बंगाल भी बना था। और बंगाल के नवाब बोले हम तो स्वतंत्र है, हम आपकी फरमान नहीं मानते हैं, और इस वजह से दोनों में तुतुमेल में हुआ, आपसी संघर्ष बढ़ा और सिराजुद्दौला ने फरमान मानने से वापस कर दिया मुगल बादशाह का। वो बोला, उन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता में किले बनाने की अनुमति नहीं दी, तब अंग्रेजों ने बिना अनुमति के किले बनते शुरू कर दिया। जब बिना अनुमति के किले बनते शुरू हुए तो सिराजुद्दौला ने अपनी सेनाओं के साथ लेके उस पर आक्रमण कर दिया, फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद उसका नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। इसी आक्रमण के दौरान एक ट्रेजरी हुई थी जिसका नाम है काल कोठरी दुर्घटना, यानी ब्लैक होल ट्रेजरी। डॉक्टर हॉलवेल ब्रिटेन के विद्वान है, डॉक्टर्स है, इनका कहना है कि 14/18 × 10 बाई रूम में 148 लोगों को सिराजुद्दौला ने रखा। आप खुद सोचिए कितने छोटे से कमरे में 14 × 18 × 10 बाई के कमरे में 148 को कैसे रखा जा सकता है, उनका है। और बोलते कि इस कारण से जो रखा गया था, जो भी अंग्रेजों को, उसमें दम घुटने से उनकी मौत हो गई। लेकिन ये जो हमारे भारतीय इतिहासकार हैं और जो विश्व के और भी जो इतिहासकार हैं, उनका मानना बिल्कुल तार्किक नहीं है। बोलते इतने छोटे से कमरे में स्वाभाविक ही नहीं है कि आ सकते इतने छोटे से कमरे में, इसको तार्किक नहीं मानते। सिराजुद्दौला के हमले के बाद अंग्रेज जो थे, उन्होंने रेसिडेंस बक्की में हुगली जाके शरण ली, और उसी समय दक्षिण भारत से क्लाइव और लॉयड वहां पर ही आए और उन्होंने आक्रमण किया, और आक्रमण करने का फिर से फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। सिराजुद्दौला को अलीनगर संधि के लिए बाध्य किया, और इस संधि को अंग्रेजों ने किलेबंदी की, और किलेबंदी की अनुमति मिली, सिक्के ढालने की अनुमति मिली। और अंग्रेज जानते थे कि सिराजुद्दौला एक योग्य शासक है, रुकने वाला नहीं है, उसके महत्वाकांक्षा से भली भांति परिचित थे अंग्रेज। उन्होंने सिराजुद्दौला के महत्वाकांक्षा को समझते हुए और जानते हुए अंग्रेजों ने उसके अधिकारियों और उसके वफादारों को अपने साथ मिला लिया। जो पहला था मीर जाफर सेनापति, मानिक चंद, नेक्स्ट ओमीचंद जगत सेठ, ओमीचंद जगत सेठ, और राय दुर्लभ। अब इनकी खासियत भी देख लेते हैं। मानिक चंद जो है फोर्ट विलियम का प्रभारी है, फोर्ट विलियम का प्रभारी है, और ओमीचंद जो है कलकत्ता का धनी व्यापारी है, कलकत्ता का धनी व्यापारी। धनी व्यापारी। और जगत सेठ जो है कलकत्ता का बैंकर, यानी सबसे बड़ा बैंकर, कलकत्ता का बैंकर, मतलब सारा पैसा बैंक का इसके पास है। और एलाइड क्लास का प्रमुख है कौन? राय दुर्लभ। एलाइड क्लास का प्रमुख, यानी जो अपर कास्ट जो होते हैं उनका हेड कौन है? राय दुर्लभ। मतलब जो बातें बोलेंगे वो बातें माने जाएंगे। 1757 प्लासी का युद्ध, 1757 प्लासी का युद्ध,
प्लासी का युद्ध। अंग्रेजों ने एक तरफा जीत लिया। सिर्फ मीर मदन और मोहनलाल ही सिराजुद्दौला की ओर से लड़े। प्लासी के युद्ध को थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, पहले इसको हम समझ लेते हैं। जब इनके चारों लोगों को मिला लिया तो उन्होंने फिर युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का जब युद्ध हुआ तो उस समय उस युद्ध को प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं, और उसमें सिराजुद्दौला की तरफ से मीर मदन और मोहनलाल ही सिराजुद्दौला की ओर से लड़े। सिराजुद्दौला और उनके पुत्र की हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला और उनके पुत्र की हत्या कर दी गई। उनके पुत्र की हत्या कर दी गई। मीर जाफर को नया नवाब बनाया। तो अगला कौन होगा नवाब बंगाल का? मीर जाफर। मीर जाफर ये अंग्रेजों का पिट्टू था। अंग्रेजों का पिट्टू यानी ये सिराजुद्दौला का सेनापति था। आप इसे समझ जाइए, जो अपने मालिक के साथ ही गद्दारी कर रहा है तो कितना बड़ा गद्दार होगा। मीर जाफर नवाब बनने के बाद 24 परगना की जिम्मेदारी अंग्रेजों को दे दिया इसने, और हरजाने के तौर पर 10 लाख रुपए भी दिए। नवाब बनने के बाद 24 परगने की जिम्मेदारी ये 24 परगना यानी आज का कलकत्ता है, और 10 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर किसको दे रहा है? क्यों दे रहा है भैया? हम लोग हार गए, तुम्हारा नुकसान गोली बारूद हुआ है 10 लाख रुपया। सोचो। लेकिन बाद में धीरे धीरे मीर जाफर को ब्रिटिश प्रभाव से बाहर आने के लिए, जब उसको लगा कि हम इसके पूरे गुलाम होते जा रहे हैं, मनमानी करते जा रहे हैं, तो बाद में उसको बोला कि हमको इसके प्रभाव से बाहर आना है। तो ब्रिटिशर्स के प्रभाव से बाहर आने के लिए, ब्रिटिशर्स के प्रभाव से बाहर आने के लिए किसका हेल्प लिया? डच का। डचों का मदद लिया। कौन? मीर जाफर। और बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा परास्त हुआ। और बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा परास्त हुआ। बेदरा के युद्ध में आपको बता चुका हूं, यहीं से डचों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बना दिया। अंग्रेजों ने किसको नवाब बना दिया? मीर कासिम को। तो अगला नवाब कौन होगा? मीर कासिम। बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जिम्मेदारी। बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी। यह जमींदारी है, जमींदारी 24 परगने की जमींदारी, मतलब बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी।
मार रहा, नवाब बना रहा और बड़े बड़े एरिया को लेते जा रहा, अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए इसने फ्रांसीसी का मदद लिया। मीर जाफर ने किसका मदद लिया था? डच का। और प्रभाव से बाहर आने के लिए किसका मदद ले रहा? प्रभाव से बाहर आने के लिए, अंग्रेज के प्रभाव से बाहर आने के लिए तो किसका ले रहा? फ्रांस का मदद ले रहा। समरू नामक जर्मनी प्रशिक्षक, समरू नामक जर्मनी प्रशिक्षक अपनी सेना के लिए नियुक्त किया, अपनी सेना के लिए नियुक्त किया। तो बोला कि हमको अगर अंग्रेज के प्रभाव से बाहर आना है तो उसकी तरह हमको एडवांस होना पड़ेगा। एडवांस होने के लिए हमको किसकी मदद लेनी पड़ेगी? फ्रांस की मदद लेनी पड़ेगी। तो फ्रांस से वो क्या जर्मनी से मंगाया एक आदमी को जिसका नाम था क्या? समरू। और वो पूरे इनके सैनिकों को ट्रेनिंग देगा, मॉडर्नाइजेशन। राजधानी मुंगेर ट्रांसफर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी क्या बना दिया? मुंगेर ट्रांसफर किया। मुंगेर कहां है? बिहार में। मुंगेर ट्रांसफर, और वहां बंदूक फैक्ट्री भी लगाई। और मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री भी लगाई जो आज भी है। वो किसका लगाया हुआ है? मीर कासिम का। इससे अंग्रेज नाराज हो गए जब उनको पता चला कि वो मेरे दुश्मन का हेल्प ले रहे हैं। उनका दुश्मन कौन है? फ्रांस। फ्रांस का हेल्प ले रहे हैं, बंदूक फैक्ट्री भी बना रहा है, राजधानी भी ट्रांसफर कर लिया है। अंग्रेज नाराज हो गया। और जब मीर कासिम ने भारतीय व्यापारी को, उन लोगों को तो फ्री ट्रेडिंग का परमिशन था, अब मीर कासिम ने क्या किया? जो इंडियन बिजनेसमैन थे उनको फ्री ट्रेडिंग का अनुमति दे दिया। अंग्रेज और गुस्सा हो गया। अब ब्रिटिशर्स क्या किया? ब्रिटिशर्स ने उनके सेना के ऊपर हमला कर दिया। एडम के नेतृत्व में, नहीं वो इकोनॉमिस्ट है, एडम के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। और इसी के कार्यकाल में कांड हुआ था पटना हत्याकांड। पटना हत्या कांड, जिस दौरान 148 अंग्रेजों को कत्ल किया गया। 148, जिस दौरान 148 अंग्रेजों का कत्ल किया गया। सोच लीजिए। मीर कासिम अवध चला गया। मीर कासिम कहां चले गया? अवध चले गया। कौन हत्या किया था? राजा का सेना मीर कासिम अवध चले गया। अवध चला गया, हार गया, भगा दिया। मीर कासिम को हराने के बाद फिर एक बार, क्यों? क्योंकि हारा तो कहां चले गया? वो अवध चला गया। और बक्सर के युद्ध में पुनः परास्त हुआ। और बक्सर के युद्ध में, तो बक्सर के युद्ध कुछ देर बाद देखेंगे। बक्सर के युद्ध में पुनः परास्त हुआ। इसको समझिएगा। ये हारा जरूर है, भगा दिया, तो कहां चले गया?
अवध, क्योंकि अवध भी शक्तिशाली था, बोला देखो हमारे साथ ऐसा किया है, तुम्हारे साथ पहले तो फोन नहीं चलता था ना, व्हाट्सएप नहीं चलता था ना, इंस्टाग्राम नहीं चलता था ना, वहां जाने के लिए प्लेन नहीं चलता था, ट्रेन नहीं चलता था, तो कितनी परेशानी, 10-10 दिन में लोग पहुंचते थे हाथी से घोड़ा से। तो अवध गया, अवध जाके बोला देखो मेरे साथ कितना बड़ा धोखा दिया अंग्रेजों ने। हाँ? बाद में तो उस समय क्या होगा, तीरी गुट बनेगा, मुगल बादशाह जो रहेंगे, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, तीनों मिलकर बक्सर के युद्ध लड़ेगा और बक्सर के युद्ध में हार जाएगा तीनों, क्योंकि मेन भारत का राजा भी लड़ रहा है। अगर मुगल बादशाह नहीं रहता तो भारत पूरी तरह से नहीं होता गुलाम। पहले तो आर्थिक गुलाम 1757 में बनाया सिराजुद्दौला को हराकर, उसके बाद 1764 में बक्सर की, तो बक्सर को भी देखेंगे। जब इसको हरा दिया तो इसने फिर किसको नवाब बना दिया, मीर जाफर को, फिर से मीर जाफर को नवाब बनाया। वही मीर जाफर है जो मीर कासिम से पहले, यानी दोबारा मौका दिया इसको। कौन दे रहा, अंग्रेज। 1764 से 1765 तक पूरा नवाब रहा। कब से कब तक रहा दोबारा, 1764 से 65 ईस्वी तक पूरा नवाब रहा। 1765 के बाद आफ्टर 1765 बंगाल में डच शासन लागू हुआ। बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। क्लाइव द्वारा, ये द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया, याद रखिएगा, क्लाइव द्वारा। बता रहा हूं द्वैध शासन क्या होता, बस याद रखिएगा। 1765 में द्वैध शासन लागू है, डेट इंपॉर्टेंट है। एक द्वैध शासन क्लाइव ने लागू किया, और जिसके तहत दीवानी अधिकार किसको दे दिया गया, मतलब द्वैध शासन के तहत दीवानी अधिकार, पैसों का अधिकार, दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दे दिया गया। मतलब टैक्स वैक्स कौन सुनेगा, यहां से रिकवरी वहां से रिकवरी कौन करेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस पे कंट्रोल हो गया अब। जबकि निजामत का अधिकार नवाब के पास था, जबकि निजामत के काम नाम मात्र का था, जबकि निजामत का अधिकार नाम मात्र, हाँ, किसके पास, बंगाल के नवाब के पास। आप ऐसे समझ लीजिए ना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है। बाद में इन नवाबों को पेंशन दे दी गई। अब बाद में क्या गया, धीरे धीरे कैप्चर कर लिया, तो बाद में नवाबों को क्या बना दिया गया, पेंशन अधिकारी। आप कुछ नहीं करोगे आपको पेंशन मिलेगा। जैसे रिटायर होने के बाद क्या मिलता है, सारा काम कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। इंपॉर्टेंट है, बंगाल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। समझ रहे, हरा 1757 में हराया, 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ तो मुगल बादशाह अवध का नवाब, बंगाल का नवाब त्रिगुट बना के ले रहे और हार गए, उससे पूरा अधिकार किसका हो गया।
और जब उसको 1765 के बाद जब उसको दीवानी अधिकार मिल गया तो पूरा कंट्रोल भारत पे हो गया और बंगाल के नवाब के पास सिर्फ हजामत का रहा, मतलब वो खाली साइन इन करने का काम था। अब अंग्रेज बोला कि भैया चलो बंगाल गया, और इसके साथ जो आया है कौन? अवध पर नियंत्रण। अगला टारगेट है किसको कर लिया? अवध पर नियंत्रण। अवध का जो नवाब था 1722 में, 1720 में अलग होता है रंगीला के काल में, 1722 में उसको अवध का सूबेदार बनाया गया। हमने देखा कि रंगीला का काल किस लिए जाना जाता है? टूटने के लिए जाना जाता है, क्योंकि जितने भी राज्य आजाद हुए कौन? शहादत खान। शहादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया। 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया। 1723 में उन्होंने जागीरदारी प्रणाली 1723 में जागीरदारी प्रणाली